का नाम लेके शुरुआत करते हैं। ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन था मेरे साथी। क्या था भाई इसका बिल्कुल सही जवाब? बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया था, है ना। देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है बार आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? भाई क्या पूछ लिया। देश ए का जनसंख्या घनत्व 50 है, देश एफ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 150 है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जी, बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई साहब, पूछे गए हैं। 1/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। गलती से भी 3-1 मत लगा देना, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 3-1 लगाएंगे, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आज का पहला क्वेश्चन जेल वार्डर का है। आप लोगों से पूछा गया है भाई साहब 19 दिसंबर 2020 में। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना। फालतू के कमेंटों पे ध्यान मत लगाइए, जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं आप लोग भी जानते हैं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उसने कहा है ए 67% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 67% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों की तुलना में 192 अधिक है। यानी जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 192 अधिक है। अधिक है तो दोस्त इसे प्लस में लिख दो। 67% अंक लाता है, पास होने से 192 अधिक है। जबकि बी जो है वो 27% अंक प्राप्त करता है मेरे दोस्त, 27% अंक प्राप्त करता है और वो 48 अंकों से फेल हो जाता है। यानी पास होने से 48 कम है। कितने कम है? 48 कम है। अगर कम है तो दोस्त इन्हें माइनस में लिख दो। उसने पूछा है कि परीक्षा में पास होने वाले कुल अंक क्या है। ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 67% लाता है तो पास से ज्यादा ले आता है, 27% लाता है तो फेल हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? जब इसमें से इसे घटाएंगे, 67 में से 27 घटाएंगे तो 40% आ जाएगा। जब इधर आपने घटाया है तो इधर भी घटाइए, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये पहले ही माइनस है तो चीजें जुड़ जाएंगी। 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 9 और 4 13, 14 को 4 हासिल 1, क्या ये 240 हो जाएगा? यानी 40% की वैल्यू जो है वो 240 है। तो मेरे दोस्त 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 240/40 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 27% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो आपने कहा 4 से काटा 6 बार कटा, और 27 छिक्का कितने होते हैं? 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएंगे। यानी 27% नंबर लेके आया है तो क्या उसके 162 नंबर आए होंगे? लेकिन भाई साहब 162 नंबर लाने के बाद वो 48 नंबर से फेल हो गया। अगर उसे 48 नंबर और मिल जाते तो क्या ये पास ना हो जाता? तो मेरे दोस्त अगर पास होने के नंबर मुझसे पूछे जाते हैं तो वो कितने हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे वो 210 हो जाएंगे। अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पास कितने पे होगा, तो आप कहेंगे जी 210 नंबर पे पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बताइए। बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। यूपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या कहना चाह रहा है। हाँ, जल्दी से बताइए, बिल्कुल ले सकते हैं जीडी वाले। क्वेश्चन ने कहा है पॉल्सन आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। यानी एक निश्चित गति से जाता है कि समय पे वो पहुंच जाए। ठीक है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की। इस बात का मतलब क्या है? 3/5 पर यात्रा करने का मतलब है अगर वो पहले 5 की गति से जाता था, पहले वो 5 की गति से जाता था, तो अब जो है वो 3 की गति से जा रहा है। 3/5 का मतलब है अगर वो पहले 5 की गति से जाता था तो अब वो 3 की गति से जाता है। यानी चाल का अनुपात दोस्त आप लोगों के सामने 5:3 आ चुका है।
अब मेरे दोस्त उसने कहा है इसलिए 45 मिनट की देरी से पहुंचा। तो बच्चे अगर दूरी समान होती है, घर से कार्यालय, अब भी घर से कार्यालय ही जा रहा है, तो मेरे दोस्त दूरी समान है, तो जो चाल का रेशो होता है, जो स्पीड का रेशो होता है, जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो समय का रेशो होता है। यानी कि समय का रेशो जो है वो 3:5 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब कितना मिनट लेट हो जाता है, तो अब कहेंगे 2 यूनिट लेट हो जाता है। 3 से 5 हो रहा है तो 2 यूनिट लेट हो जाता है। उसने कितनी यूनिट कहा है? उसने कहा है 45 मिनट लेट हो जाता है। क्या 2 यूनिट की वैल्यू 45 मिनट है? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 45/2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, यानी कि वो पहले वाला समय आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 1 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 135/2 हो जाएगा। होगा या नहीं? 135/2 का मतलब क्या है, सुनिएगा। आपने कहा बेटा क्या लिख सकते हैं? 135/2 को लिख सकते हैं 2 × 12, 2 × 7 = 14, 67.5 हो जाएंगी। 67.5 का मतलब होता है 60 मिनट। बेटा अलग लिख दो आप लोग, और 7.5 मिनट अलग लिख दो। 7.5 मिनट आपने अलग लिख दी। ठीक है। 60 मिनट का होता है 1 घंटा। 1 घंटा आपने इसे लिख दिया, और इसे घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15×5 = 75, 15 से काटा 40 बार, 5 × 5, 5 × 8 = 40 हो गया। क्या ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया? यानी 1 घंटा यहाँ और 1/8 घंटे यहाँ। तो मेरे दोस्त टोटल समय कितना हो जाएगा? 1 = 1/8 घंटे हो जाएगा। टोटल समय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1 = 1/8 घंटे हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। जो टाइम का रेशो, जो स्पीड का रेशो होता है, जस्ट उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई साहब ये एक ट्रेन है, और इसी की विपरीत दिशा में एक दूसरी ट्रेन आ रही है। पहली ट्रेन की लंबाई है 287 मीटर, और इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे दूसरी ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है, और इसकी जो चाल है वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं? तो क्वेश्चन ने दिया है 18 सेकंड में पार करती है। ऐसा ही तो कुछ कहा है। अगर मेरे दोस्त आप लोगों से मैं दूरी या किसी का भी फॉर्मूला पूछूं, मान लो मैंने आपसे समय का फॉर्मूला पूछ लिया थोड़ी देर के लिए, तो आपने कहा जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। तो कितना समय लग रहा है एक दूसरे को पार करने में? 18 सेकंड का समय लग रहा है। दूरी का मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई। पहले की चाल कितनी है? 200, पहले की लंबाई 287 है, और दूसरे की लंबाई जो है वो एल दी हुई है। अपॉन चाल का मतलब है सापेक्ष चाल, और आप लोग जानते हैं जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो उन दोनों की स्पीड का सम ही क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, यानी सापेक्ष चाल होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त। 7 यहां आ जाएगा, 8 और 3 11, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। कर दोगे क्या? 18 से दोस्त 18 कट गया, कट जाएगा। ये भाग में है, इधर आके गुणा में। 117 पंजे 585 होते हैं। इधर क्या है मेरे दोस्त? 287 प्लस एल बच जाएगा। बचेगा क्या?
अगर ये प्लस का 287 है तो इधर आके माइनस का 287 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा। यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो आप लोग कहेंगे दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 298 मीटर। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये 117 कहाँ से आया? बच्चे, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। ठीक है, तो चाल की जगह क्या करेंगे? चाल की जगह सापेक्ष चाल लिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जेल वार्डर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि मेरे दोस्त इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, 18/5 कहाँ से आया? मजाक कर रहे हो दोस्त? लास्ट टाइम पे अगर ऐसे पूछोगे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 18/5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है ए के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यानी ए के पास कितने ग्राम चांदी के सिक्के हैं? तो आप कहेंगे 63 ग्राम चांदी के सिक्के हैं। और बी के पास कुल 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यानी बी के पास जो है कुल 77 ग्राम के चांदी के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। आगे कहा है यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में हो, यानी पूरा पूरा पूर्णांक में है, कोई पॉइंट का सिलसिला नहीं है, और सभी सिक्कों के लिए समान है, जितने भी सिक्के मौजूद हैं उनका सबका वजन जो है वो बराबर है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? बेटा क्वेश्चन में जो क्लू मिलेगा ना वो इससे मिलेगा। ये जो लाइन बोली है ना, कम से कम कितने सिक्के हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सभी सिक्कों का वजन दिया हुआ था, ए के पास कुल 63 ग्राम सिक्के हैं और बी के पास कुल 77 ग्राम सिक्के हैं, लेकिन वो कहना चाह रहा है कि भाई कम से कम कितने सिक्के होंगे, तो दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर कम से कम सिक्के रखने हैं तो मुझे बड़े से बड़ा सिक्का रखना होगा, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा वजन वाला सिक्का रखना होगा, तभी तो कम से कम सिक्के होंगे। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा वजन वाला सिक्का रखना है तो मुझे इस वजन का मैसे निकालना होगा, मुझे इस वजन का मैसे निकालना होगा, यानी कि HCF निकालना होगा। आपने कहा जी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर देगी वही मैसे हो जाएगा। क्या एक सिक्के का वजन 7 ग्राम हो जाएगा? क्योंकि 7 से ही मेरे दोस्त ये दोनों कट सकते हैं, छोटी सी वैल्यू दी हुई है। यानी एक सिक्का जो हो सकता है वो बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? वो 7 ग्राम का बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है भाई, अगर 7 ग्राम का एक सिक्का है तो 63 ग्राम में दोस्त कितने सिक्के बने होंगे? तो आपने कहा जी ए के पास तो 9 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? ए के पास 9 सिक्के हैं। अगर मैं पूछूं कि 7 ग्राम का एक सिक्का है तो 77 ग्राम में कितने सिक्के बने होंगे? तो आप कहेंगे कम से कम बी के पास 11 सिक्के बनेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के पास कम से कम कितने सिक्के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे 20 सिक्के कम से कम रहने वाले हैं। दोनों के पास जो है कम से कम कितने सिक्के रहने वाले हैं तो आप कहेंगे दोनों के पास जो है कम से कम जो है वो 20 सिक्के रहने वाले हैं। ठीक है भाई, कम से कम सिक्के के लिए कहा है, इसका मतलब कम से कम सिक्के का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वजन वाला सिक्का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वजन वाले सिक्के का मतलब क्या है कि इनका मैसे निकालना होगा। जो लोग रेशो से जाना चाह रहे हैं भाई रेशो निकाल लेंगे, इसका रेशो 7 से कट के 9 और ये 11 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। पर ऐसा बाई चांस पूछ लिया है, ऐसा बाई चांस रेशो से आ रहा है, लेकिन रेशो इसका मतलब नहीं है मेरे दोस्त। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैसे निकालना होगा।
अगर मैं से बाई चांस दूसरा आ जाता, मैं से दूसरा आ जाता, तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बदल जाता। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। हिंदी तो आप शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। 6 बजे आपकी शानदार शानदार क्लास हो रही होती है हिंदी की। तो एक कहावत होती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कम से कम होता है बेटा, अगर सिक्कों की संख्या कम से कम लानी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वजन वाला सिक्का रखना होगा, और ज्यादा से ज्यादा के लिए हमें में से निकालना होता है। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर जो मैं आपसे बोलने वाला था। हाँ, हिंदी में आपने कहावत पढ़ी होगी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वैसे तो हिंदी में हाथ टाइट है थोड़ा सा, लेकिन एक दो कहावत ये छोटी मोटी याद है, ये भी गलत हो सकती है, मैं मानता हूँ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब होता है कि बहुत बड़ी चीज देखने में लगना, और उसका हल जो है, मैं इस क्वेश्चन के रूप में उसका वो बता रहा हूँ, बहुत सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा निकलना। तो दोस्त क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल छुटकू सा है। देखिए क्या कह रहा है। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया। यानी ये जो दिया हुआ है वो राशि का अनुपात दिया हुआ है। परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। यानी मुझे नहीं पता कितने महीनों बाद ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात ये है। तो क्वेश्चन ने पूछा है, नितिन ने कितने महीनों तक नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। चलिए भाई, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से कहूं सुहास ने अपना पैसा जो है कुछ महीनों बाद वापस ले लिया है, तो बेटा नितिन काट दीजिए यहाँ। नितिन तो गड़बड़ है भाई, नितिन ने तो पैसा वापस लिया ही नहीं है, नितिन तो लास्ट तक बना रहा है। तो सुहास ने ही बीच से अपना पैसा वापस लिया है, तो सुहास का ही पूछा होगा कि सुहास कितने महीनों तक निवेश में रहा। ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर मैं लाभ की बात करता हूं, प्रॉफिट की बात करता हूं, तो पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। पार्टनरशिप आप लोगों का हो चुका होगा। तो पूंजी गुणा समय आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया होगा कि प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है, ये बताया गया है। अगर मैं दोनों के लाभ का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो दोनों के लाभ का रेशो 5:4 दिया हुआ है। पहले की पूंजी कितनी है, 8 है। दूसरे की पूंजी कितनी है, 3 है। पहला कुछ समय, सुहास कुछ समय बाद अपना पैसा वापस ले लेता है। मुझे नहीं पता ये कितने महीने तक व्यापार में रहा, लेकिन नितिन जो है वो लास्ट तक बना रहता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वो 12 महीने तक व्यापार में दोस्त रहा होगा। अब यहां से देखिए मेरे दोस्त कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहां से हो जाएगा 12 तिया 36, 36 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 8 इधर गुणा में है, इधर आके मेरे दोस्त भाग में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, यानी सुहास कितने टाइम तक व्यापार में रहा वो आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 4 नाम 36 होता है, 9 पंजे 45/8 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 8 पंजे 40 होगा, 5 बचेंगे। तो सुहास जो व्यापार में रहा वो 5 सही 5/8 महीने तक रहा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सुहास जो व्यापार में रहा वो 5 सही 5/8 महीने तक व्यापार में रहा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा नितिन के बारे में नहीं कहा गया है, नितिन ने व्यापार चालू किया है, लेकिन छोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो ये मान के चलेंगे कि नितिन जो है वो लास्ट तक व्यापार में रहा, इसलिए मैंने नितिन का समय जो है वो 12 महीने लिया है। सुहास ने बीच में कहीं काम छोड़ा है, इसलिए मैंने इसका समय दोस्त एक्स लिया है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है मेरे साथी। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। बुक सॉल्यूशन 7 बजे से है। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने कहा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और मंडे, अच्छा बुधवार बोला है, मंडे, वेनसडे
और शुक्रवार यानी फ्राइडे। औसत दिया हुआ है कितना, 41। अगर औसत में जितने दिन हैं उतने की गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा, यानी 41 तिया कितने होते हैं मेरे दोस्त, 123 होते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बुधवार बृहस्पतिवार यानी बुधवार वेनसडे, बुधवार वेनसडे, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, आगे बढ़ते हैं, और शुक्रवार यानी फ्राइडे। इनका औसत कितना दिया हुआ है, तो इनका औसत तापमान 42 दिया है। तो औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो आप कहेंगे यहां से योग 126 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आप एक छोटी सी चीज समझिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हम लोग घटाते हैं। घटाने के बाद क्या आएगा बेटा, वेनसडे से वेनसडे कट जाएगा, घटेगा तो ये सब घट जाएगा। फ्राइडे से फ्राइडे कट जाएगा, तो यहां जो बचने वाला है वो मंडे माइनस थर्सडे बचने वाला है। और 123 में से 126 जाएगा तो माइनस का 3 बचने वाला है। ठीक है भाई, उसने कहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री है, बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया है, 43 दिया है, तो उसने आप लोगों से सोमवार का तापमान पूछा है। तो -43 इधर आके +43 हो जाएगा, -3 +43 क्या 40 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो सोमवार का जो तापमान आएगा दोस्त 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे शुरुआत वाले सेट में मैंने 7 11 13 का नियम बताया था कि वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना चाहिए, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहां जो नियम है वो 3 7 11 का है। यहां जो नियम है मेरे दोस्त वो 3 7 11 का नियम आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए भाई। बहुत शानदार भाई, जब भी आपसे 3 7 11 का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पूछा जाए, आप इन दोनों वैल्यूज को 0 0 थोड़ी देर के लिए मान लो, 672 0 0 मान लो। ठीक है, अब आपसे कहा है कि संख्या 3 7 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 7 11 का जो एलसीएम आएगा बेटा, आप लोग जानते हैं तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। तो 3 सत्ते 21 और 21 की 11 में गुणा करोगे तो 231 आएगा। फिर आप क्या करो, इस संख्या को 231 से डिवाइड करके देख लो कि कितने की कमी पड़ रही है। ठीक है, तो आपने कहा 231 दूनी 462 होंगे। यहां कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। यहां मेरे दोस्त 0 उतार लेंगे, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यहां 21 बच जाएगा, यहां 0 उतार लेंगे। ठीक है भाई, अब 231 एकम 231 लिख देंगे। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताइएगा कि 231 लाने के लिए यहां क्या होना चाहिए था। अगर ये पूरा पूरा विभाजित करना है तो क्या यहां 231 होना चाहिए था। अगर इस संख्या को इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड करना है तो क्या यहां 231 होना चाहिए था। अगर यहां 231 होना चाहिए था तो मुझे क्या जोड़ना होगा, मुझे 21 जोड़ना होगा। होगा या नहीं मेरे दोस्त, आप इस संख्या में 21 जोड़ दीजिए, यानी वो संख्या क्या बन जाएगी, वो संख्या जो है 67,221 बन जाएगी, जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर ये 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो ये संख्या 3 7 11 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, अब कंपैरिजन करिए, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, बस पुट कर दीजिए। x की जगह 2 पुट करिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और y की जगह 1 पुट करिए, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, आंसर कितना आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर 17 आ जाएगा। दोबारा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना कि लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, परेशान मत हो जाना।
बस दिमाग पे हाथ मत मार देना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझाने की गारंटी मेरी है। ध्यान से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर 7 11 13 का नियम आप लोगों के सामने आता है तो आप एबीसी के फॉर्मेट में क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है भाई। लेकिन आज आप लोगों से क्वेश्चन मैंने पूछ लिया 3 7 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। आपने कहा जी संख्या को 231 से डिवाइड करके देख लो कितने की कमी पड़ रही है। बस मैंने क्या कहा, 231 से इस संख्या को डिवाइड कर लिया, यहां मेरे दोस्त 0 0 रख दिया। जब मैंने यहां देखा तो यहां 21 की कमी पड़ रही है, ठीक है। अगर 21 की कमी पड़ रही है तो इस संख्या में दोस्त 21 जोड़ दो, ठीक है। तो ये वो संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी की पूरी डिवाइड होगी, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है, बस उसे यहां रख दीजिए। मेरे कहने से इस क्वेश्चन पे बेटा लिख लो कि 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन पे लिख लो, जब भी आपको टाइम मिले आज रात में, जैसे ही प्रैक्टिस सेट खत्म हो आज रात में जिस क्वेश्चन पे मैं लिखवाऊं बस उस पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस क्वेश्चन पे बेटा 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और 3 7 11 के केस में हमेशा 231 से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दोस्त दावे के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी टिप्सों पे हो जाएगा और आप कभी जिंदगी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भूलेंगे। एक बच्चा कह रहा है जी बीच में आ जाए ये एक्स और वाई, कभी भी नहीं, हमेशा ये वैल्यू दोनों लास्ट में ही आएंगी। लाखों करोड़ों क्वेश्चन बन गए हैं, हमेशा ये वैल्यू बाद में ही आएंगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज स्कोर बता के जाना है ना, और आज मैं आप लोगों को बता के भी जाऊंगा कि आज के लिए जो है वो कितना बेस्ट स्कोर रहने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है भाई सरलीकरण करना है, सरलीकरण तो कर लेते हैं मेरे दोस्त। कैसे करते हैं सरलीकरण, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 हो जाएगा, बटे में 6 कम 6, 6 और 5 11/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाइए, 7/8 लिखिए, गुणा में मेरे दोस्त यहाँ सोल्व करिए। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 एकम 4 आएगा, 4 तिया 12, 3 एकम 3 आएगा, यानी 7/12 इसको लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 7/12 इसको लिख, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बहुत शानदार भाई। यहाँ क्या है प्लस, 5/7 यहाँ लिखा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। डिवाइड लगा हुआ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है, 3 तिया 9 होगा, 7 चौक 28 होगा, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, इसकी गुणा उसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, तो 11 से 11 कट जाएगा, 6 ऊपर पहुंचेगा, 4 मेरे दोस्त नीचे ही रहेगा। डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहां मेरे दोस्त इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 6/12 कर लीजिए, ठीक है। प्लस का कितना है, 5/7 है। इस डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, 28 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। अब काटा पीटी मचाओ बड़े लेवल पे, 7 से 7 उड़ाओ, 6 से 2 बार उड़ाओ, 4 दूनी 8 से 8 उड़ाओ, यहां 1 बचाओ। आगे बढ़ो, यहां से देखोगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 चौक 20/9 हो जाएगा। मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा, 9 एकम 9 और 20 29 हो जाएगा। 29/9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और खुश हो जाओ कि आप सभी दोस्तों का ठीक है, आज सभी दोस्तों का ठीक है। सरलीकरण का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये आ सकता है, इससे मुश्किल क्वेश्चन दोस्त नहीं पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था, मुझसे कहा था जी देखना, उसमें मतलब आयोग ने ये कह के आंसर बदला हुआ है कि इस क्वेश्चन में बोर्ड मास नहीं लगेगा। भाई क्यों नहीं लगेगा? अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो बोर्ड मास तो लगना चाहिए, लेकिन आयोग ने आंसर बदला हुआ है। कल उस क्वेश्चन को लेके आऊंगा। आयोग ने कह के बताया भी है कि भाई साहब मैं नहीं लगाऊंगा बोर्ड मास इसमें। तो आयोग किसी किसी क्वेश्चन पे अपनी मनमर्जी चला देता है कि भाई मैं इसमें बोर्ड मास नहीं लगाऊंगा।
क्यों नहीं लगाएगा बोर्ड मास, कल बताऊंगा उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। बेटा इस क्वेश्चन को यहां से यहां तक पढ़िए। हीरे की कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी हीरे का जो प्राइस है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी इसी रूप में बदलता है, जैसे वजन बदलता है ठीक वैसे ही मूल्य बदलता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है हीरे की कीमत 6084 है, 3 टुकड़ों में काटा गया जिसके वजन का अनुपात, एक हीरा जो है वो 3 टुकड़ों में काटा गया। कौन कौन से 3 टुकड़े हैं? 3 2 1। ठीक है, काटने से पहले हीरा कितने का होगा? 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट का हीरा होगा, उसे 3 टुकड़ों में काटा गया होगा, एक टुकड़ा 3 का, एक टुकड़ा 2 का, एक टुकड़ा 1 का। क्या ऐसा ही कुछ नजारा होगा? अब उसने कहा है जितना वजन है उसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर देंगे वजन का, तो क्या ये पहले मूल्य आ जाएगा? ये शुरुआती मूल्य आ चुका है, आ चुका मेरे दोस्त। अब ये देखिए मेरे दोस्त, 3 का वर्ग करोगे, वजन का वर्ग करोगे, यहां का प्राइस आएगा, 2 का वजन का वर्ग करोगे, यहां का प्राइस आएगा, 1 का वजन का वर्ग करोगे, यहां का प्राइस आएगा। यानी कि मेरे दोस्त 9 और 4 13 और 1 14, क्या यहां का जो मूल्य रहा होगा वो 14 रहा होगा? यानी मेरे दोस्त घाटा बेहिसाब हो गया। कटने से पहले, टूटने से पहले हीरा 36 का था, अब हीरा केवल 14 का रह गया। उसने कहा है शुरुआत में हीरे की कीमत 6084 है, तो 36 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे दोस्त? 36 की वैल्यू 6084 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6084 बटे 36 हो जाएगी। तो 9 से काटेंगे, 9 छिक्का 54 होगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 छिक्का 54, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 हो जाएगा। क्या 1 की वैल्यू 169 आ चुकी है? क्वेश्चन ने कहा है काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए, तो 36 में से 14 गए तो हानि कितने की हो गई? वो आपसे 22 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 169 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा, यहां से निकाल दो। 22 निम्मा 198 को 8 हासिल लगे 19, 22 छिक्का 132 होते हैं, 132 और 18 150 और 1 151 को 1 हासिल 15, 22 एकम 22, 22 और 15 37 हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। देखो कैसे, जैसे ही आप लोगों ने यहां देखा कि शुरुआत में मूल्य 36 था, अब मूल्य जो है वो 14 रह गया है, तो घाटा कितने का हो गया? 22 का। वो घाटा ही पूछ रहा है, यानी आंसर जो आएगा वो 22 का मल्टीपल आएगा। यानी जो भी ऑप्शन 11 से कट रहा होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 से कटने के लिए 6 3 9, 8 7 15, 15 में से 9 जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। 6 3 9, 9 और 1 10, 10 में से 9 जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। 3 और 1 4, 8 और 5 13, 13 में से 4 जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। तो 3 और 1 4, 8 और 7 15, 15 में से 4 गया, 11 से कट जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं थी, बस यहीं से आप लोग पता लगा सकते थे कि 22 का ही मल्टीपल आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेच दी। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत हम लोगों को बताना है। तो बच्चे आप लोगों से पूछा है कि शुरुआत में किसी मूल्य पर जो है आपने कोई वस्तु खरीदी है और उसे 30% के घाटे पर आपने उसे बेच दिया है। फिर आपने उस सामान से एक और वस्तु खरीदी है और फिर उसे 60% के लाभ पर बेच दिया है।
तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना। बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं। मान लो मैंने शुरुआत में 100 रुपए का कोई सामान खरीदा था, तो सीपी कितने का हो गया? 100 रुपए हो गया। यानी मेरी जेब से जाने वाले रुपए जो हैं वो 100 हैं। मैंने सामान को 30% के घाटे पर बेच दिया। 30% के घाटे का मतलब है सामान को 70 रुपए का बेच दिया। अब 70 रुपए मेरे पास आए हैं। मैंने इन 70 रुपए से एक और सामान खरीदा और इसे 60% के फायदे पर बेच दिया। तो 70 रुपए की चीज पर 60% का फायदा हुआ, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको 42 रुपए का फायदा हुआ? यानी कि 70 के सामान को 42 के फायदे से क्या आपने 112 रुपए का बेच दिया होगा? यानी फाइनली आपकी जेब में जो आ चुके हैं वो कितने रुपए आ चुके हैं? तो आप कहेंगे 112 रुपए आपकी जेब में आ चुके हैं। आपकी जेब से गए कितने थे शुरुआत में? तो आप कहोगे 100 रुपए। तो बेटा 12% का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का? तो आप कहेंगे 12% का प्रॉफिट हो गया। इस लेन देन में जो हुआ है वो 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये 630 नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पाद को लागत मूल्य पर 11% हानि पर बेचता है। अच्छा, 11% हानि पर बेचने का मतलब क्या कोई मुझे समझाएगा? तो आप कहोगे अगर 100 रुपए में आपने सामान खरीदा है तो 11 रुपए के घाटे से आप उसे 89 रुपए का बेच दोगे। बेच दिया आपने। यहां तक का आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो और यहां तक का आप लिख भी चुके हो। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। यानी कि मेरे दोस्त, ग्राहक को जो देना चाहिए था, अगर 100 ग्राम देना चाहिए था, तो इसकी जगह 22 ग्राम कम वजन देता है। क्या वो 78 ग्राम वजन देता है? क्या वो अपने पास से 78 ग्राम वजन देता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल देता है। देना तो 100 ग्राम चाहिए था, लेकिन 22% कम तोला है, तो 100 का 22% 22 होगा। 22 ग्राम कम यानी 78 ग्राम देना था भाई। ठीक है, अब दोस्त मेरे यहां से आप सीपी और एसपी निकाल लो। क्रॉस में अगर चीजें कट रही हैं तो काट दो। यानी 78 रुपए का आपका कोई वस्तु थी और आपने उसे 89 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे जी 11 रुपए का फायदा हो गया। कितने का? 11 रुपए का। कितने रुपए पर हुआ है? 78 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसे थोड़ी देर के लिए 77 मान लेते हैं। 77 मान लेते हैं। तो 11 से 77 जो है वो 7 बार कटेगा। कटेगा या नहीं? अब 7 से काटो, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 14 होगा, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 होगा। यानी कि जब हम इसे 78 से 77 मान रहे हैं तो इस आंसर को भी कम करना होगा। आंसर जो है वो 14.28 से कम आएगा, और 14.28 से कम मतलब आंसर जो है वो 14.1 आ जाए। ठीक है, फायदा कितने का हुआ? तो आप कहेंगे 14.1 का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई से इसी को चलाओ यार। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। स्कोर बता के जाना भाई साहब। एक्चुअल एक्चुअल रियलिटी बताऊंगा आज आप लोगों को कि वास्तव में आप लोग अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए अब, है ना। जो बात बता के जाऊंगा नौकरी दिलाने में काफी मदद मिलेगी उन चीजों से, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, है ना भाई। चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है ए ने 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। बहुत शानदार। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। नालायक किस्म का व्यक्ति है।
किसी से 90,000 की राशि ले ली और 5% की हिसाब से 4 साल के लिए उधार ले ली। तो अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 4 साल का ब्याज, क्या वो व्यक्ति 20% ब्याज देगा? अब उसने क्या किया, चालाक किस्म का व्यक्ति है, आया और 7% की साधारण ब्याज से 4 वर्षों के लिए अपने दोस्त को उधार दे दी। यानी उससे कहा, एक काम कर मेरे दोस्त, तो 7% 1 साल का ब्याज दे दियो और 4 साल का ब्याज तो मुझे 28% दे दियो। यानी कि उसने तो लिया था 20% पर पैसा, लेकिन सामने दे दिया 28% पर पैसा। तो क्या उसने 8% पैसा अपने पास लाभ के रूप में बचा लिया? तो आप कहेंगे जी ये तो बात बिल्कुल सही है, 8% पैसा जो है उसने अपने पास बचा लिया। तो मेरे दोस्त टोटल राशि कितनी थी? तो आप कहेंगे 90,000। इसका 8% अपने पास बचा लिया है, तो उसके पास बचने वाली राशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7200 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 7200 रुपये हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 14। अब फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने है, जिससे अक्सर आप लोग डरते भी हैं, लेकिन दोस्त डरने तो मैं नहीं दूंगा अगर आप लोग सीरियस हैं प्रैक्टिस सेट को लेके। ठीक है, बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लव यू टू भाई, लव यू टू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जल्दी आओ, मतलब सिलेक्शन लेके आओ जल्दी, है ना। सम्मान समारोह होगा, उसमें आप लोग सभी आओ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, सीरियस होके पढ़ रहे हैं, सबकी नौकरी लगे। बहुत सारा आशीर्वाद। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 7800 रुपये है। यानी कि मेरे दोस्त 3 साल मिलने वाला, 3 साल बाद मिलने वाला मिश्रधन कितना दिया है? 7800 रुपये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा है और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन। बेटा 3 साल हो चुके हैं, इसका मतलब आगे 2 साल और रहे होंगे, तभी 5 वर्ष होंगे। अगले 2 साल में राशि हो जाती है 11,232 हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ने पूछा है ब्याज की दर क्या होगी। अब मैं आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूं, जब भी आप लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, आप सबसे पहले ऐसी चीजें ढूंढा करो जहां 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष का हिसाब किताब दिया हुआ हो। यहां तो आपको मूलधन नहीं दिया हुआ, यहां से तो निकलेगा नहीं। यहां से निकल सकता है क्योंकि अगले साल के लिए ये मूलधन का काम करेगा और मिश्रधन भी आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इनका रेशो निकालो। आपने कहा 13 से काटा, 13 छिंग 78 डबल जीरो हो गया। 13 अट्ठे 104 होगा, 8 बचेंगे, 13 छिंग 78 होते हैं, 5 बचेंगे, 13 चौका 52 हो जाएगा। 6 से काटा 100 बार कटा, 6 से काटा 6 एकम 6, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त क्वेश्चन 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दो, और क्वेश्चन अगर 3 साल का है तो घनमूल निकाल देना। ठीक है भाई, जब 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आएगा, 144 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि अगर आप 10 रुपए उधार देते हो तो वो कितना बन जाएगी? आप कहोगे 12 बन जाएगी। तो मैं आपसे कहूं ब्याज कितना लगा, तो आप कहेंगे 2 रुपए ब्याज लगा। ये ब्याज दोस्त लगा किस पर है? हमेशा मूलधन पे। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप बताना सामने वाले से, जी ब्याज की जो दर रहने वाली है वो 20% ब्याज की दर रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 20, हाँ, 20% ब्याज की दर रहने वाली है। ठीक है भाई, ऊपर करना भाई, बहुत ऊपर कर दो ना। सूत्र सूत्र ऊपर 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 थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये माइंड फ्लाइक फैक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत, बहुत आगे जाओगे। चलिए, ये आए हैं सिलेक्शन लेने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कोई और थोड़ी ना होते,
जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो कोई और थोड़ी ना होते हैं, उनके कोई सींग थोड़ी ना होते हैं, वो भी हम तुम में से ही निकलते हैं, है ना। तो वो दिख जाता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, किसका होना है किसका नहीं होना है। ठीक है, चलिए। ए बी और सी, माँ बाप भी खुश हो रहे होंगे कि हमारा बेटा जो है वो क्लास देख रहा है। ए बी और सी क्रम से 10, 15 और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये जो है 10 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है, ये जो है 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है, और ये जो है 30 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। बच्चे कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये चीज दी गई हो आप क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले से यहां तक सॉल्व कर लेना। 10, 15, 30 का एलसीएम 30 आएगा। एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा, और ये एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। ये क्वेश्चन जीडी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, और हो सकता है आपके पेपर में भी ये दबा के पूछा जाए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, देखिए, यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, बेटा इस बात से आप क्या समझे। अगर मैं 3 दिन का आपके सामने ब्यौरा बनाता हूं, तो हर तीसरे दिन जो है वो बी और सी जो है वो ए की सहायता करते हैं। यानी दूसरे दिन भी ए अकेले काम करता है, पहले दिन भी ए अकेले काम करता है, तीसरे दिन जो है वो बी और सी इसकी सहायता करते हैं। ठीक है भाई। पहले दिन ए ने कितना काम किया, 3 काम किया। दूसरे दिन ए ने कितना काम किया, 3 काम किया। तीसरे दिन तीनों ने कितना काम किया, 6 काम किया। ठीक है भाई। तो 6 और 3 9 और 3 12 काम हो जाएगा, और 12 काम होने में दिन कितने लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि इससे कम 12 दूनी 24, अगर मैं आपसे कहूं 2 की गुणा करूंगा तो क्या 24 काम हो जाएगा, और 24 काम होने में दोस्त दिन कितने लगेंगे, तो आप कहेंगे 6 दिन का समय लगने वाला है। अब नंबर जो आया होगा इसका आया होगा, ये 1 दिन लेगा 3 काम करेगा, 27 दिन हो गए। अगले दिन इसका नंबर आएगा, ये 3 काम करेगा, 1 दिन लेगा, टोटल 30 काम हो जाएगा। यानी यहां के बाद 2 दिन और लगने वाले हैं, तो टोटल समय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 दिन टोटल समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 दिन जो है वो मेरे दोस्त टोटल समय हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं जहां मेरे दोस्त थोड़ी सी संख्या जो है वो बड़ी दे देता है, और आप लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने में बहुत सारा टाइम जो है वो खर्च कर रहे होते हैं, बहुत सारा टाइम जो है वो खर्च कर रहे होते हैं मेरे दोस्त। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। देखिए, पाइप ए जो है 48 मिनटों में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए खाली करने वाला पाइप है, ये 48 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है। पाइप बी जो है उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनट में भर सकता है। यानी ये जो नीचे वाले 2 पाइप हैं ये भरने वाले पाइप हैं, और ये जो है मेरे दोस्त ये खाली करने वाला पाइप है। अगर मैं आपसे टंकी की क्षमता पूछूं तो आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब सबसे बड़ा काम है इनका एलसीएम निकालना। मेरे दोस्त आप ये देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से। आपने कहा 24 कॉमन आ सकता है, आपने कहा 24 कॉमन लूंगा तो 2 बचेगा, 24 कॉमन लूंगा तो 3 बचेगा, और 24 कॉमन लूंगा तो यहां 4 बचने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, और 12 की गुणा इसमें करेंगे, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा। या 288 लीटर की टंकी आ जाएगी, आएगी या नहीं। अब यहां दोस्त इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 288 लीटर 48 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा, 6 लीटर। इसको इससे डिवाइड करिए, 288 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 4 बार कटेगा। 96 से 288 को डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 3 बार कटेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। भाई साहब, पहले वाले पाइप ने पानी निकाला होगा, दूसरे वाले पाइप ने पानी भरा होगा, तीसरे वाले पाइप ने पानी भरा होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब टंकी में 1 मिनट में पानी पहुंचा कितना, तो 7 में से 6 निकल गया, तो क्या 1 मिनट में 1 लीटर पानी पहुंचा? तो मेरे दोस्त 288 लीटर कितने मिनट में पहुंचेगा? तो आप लोग कहने वाले हैं कि 288 मिनट ही टंकी को भरने में लगेंगे। कितने लगेंगे? तो आप लोग कहेंगे 288 मिनट ही टंकी को भरने में दोस्त लगेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ऊपर करो, ऊपर करो, और ऊपर थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस। नवीन सर का बड़ा लड़का शिखंडी पहलवान, हाँ नवीन सर का बड़ा लड़का ये बड़ा बदमाश हो रहा है भाई। शिखंडी पहलवान, पेपर उठा बेटा, पहले एनालिसिस कर पहले कि क्वेश्चन कैसे पूछे। ठीक है, एनालिसिस करके आ, तब मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन उसमें हार्ड पूछा गया है। शिखंडी, चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी? क्वेश्चन ने कहा है एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। धारा की विपरीत दिशा में जाती है, तो भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? x माइनस वाई होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 270 है। समय कितना लग रहा है? 54 घंटे लग रहा है। तो चाल कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 9 से काटोगे 30 बार, 9 से काटोगे 6 बार, क्या 5 घंटे आ जाएगी? ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आगे कह रहा है 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल जो होती है वो x प्लस वाई होती है। कितने किलोमीटर? तो आप कहेंगे 448 किलोमीटर। कितने घंटे में? 64 घंटे में। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप लोग कहना 8 पंजे 40 हो गया, 8 6 48 हो गया, 8 8 64 हो गया। या धारा के साथ जो चाल आएगी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। x जो होती है वो शांत जल में चाल होती है, और y जो होती है वो धारा की गति होती है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। और 5 और 7 कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ भाई, आप लोग बहुत जानते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर और बता दो, मुझे भी लगेगा कि हाँ सच में आप लोग बहुत जानते हैं, हैं? फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है मेरे दोस्त पैरेललोग्राम की वो बात कर रहा है। ये रहा पैरेललोग्राम। समीपवर्ती भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। ये 36 सेंटीमीटर दी है और ये 27 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा ये है, तो ये हो जाएगी, ये जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है। आगे कहा है लंबी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, वो आपसे ये वाली दूरी पूछ। ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर मैं मेरे दोस्त आधार इस वाली भुजा को लेता हूं जो कि 36 दिया हुआ है, तो ऊंचाई मुझे ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी, इसी पर पड़ने वाला लंब ये क्षेत्रफल निकल के आएगा। अगर मैं आधार इस वाली भुजा को लेता हूं तो इसी पर पड़ने वाले लंब को मुझे ऊंचाई लेना पड़ेगा, ये भी क्षेत्रफल का ही निकल के आएगा। अगर दोनों ही तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ रहा है तो क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होगा? तो आप यहां से देखिए बेटा, अगर आप h निकालना चाहते हैं तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 36 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 12 तिया 36 होगा, 3 नाम 27 होगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों से के सामने है। ठीक है,
क्वेश्चन ने कहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई में 20% की कमी हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बेटा लंबाई में 10% की वृद्धि का मतलब क्या आप मुझे समझा पाओगे? तो आप कहेंगे जी लंबाई जो है वो 10 से 11 हो चुकी होगी, लेंथ जो है 10 से 1 बढ़ के 11 हो चुकी होगी, ठीक है। 20% चौड़ाई बढ़ी है, तो 20% चौड़ाई बढ़ने का मतलब है ब्रेथ जो है वो 5 से 1 बढ़ के 6 हो चुकी, ठीक है भाई। ऊंचाई जो है वो 20% कम हुई है, यानी 5 से 1 घट के जो है वो 4 रह गई होगी, ठीक है भाई। अब आप जानते हैं कि आयतन में बदलाव पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों को हमें जोड़ना होगा। अगर बच्चे कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो, तो आपने कहा 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, काट दी आपने। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या आयतन पहले 125 आता, अब आयतन कितना आएगा, 11 छिंग 66 दूनी 132 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 7 बढ़ा। किससे बढ़ा, तो आप कहेंगे 125 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा, तो क्या आयतन में वृद्धि आपके सामने आ जाएगी। तो यहां से काटा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, क्या 28/5 आएगा, और 28/5 का मतलब क्या होता है, 5 पंजे 25 और 3 28 होता है, यानी कि उसका आयतन जो है वो 5 सही 3/5% बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है, सीन 2 लगा देना थोड़ा सा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना। ये रहे इसके 4 ऑप्शन। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही शिफ्ट में आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है, एक ही शिफ्ट में दोस्त आप लोगों से मेरे साथ ही पूछे गए हैं। आज का जो स्कोर है, आज का जो स्कोर है एवरेज स्कोर, आप कैसे भी स्टूडेंट हैं, अगर आज के एवरेज स्कोर की मैं बात करता हूं, तो आप लोगों का 15 के करीब होना चाहिए, यानी 19 में से 15 के करीब स्कोर आज आप लोगों का होना चाहिए, और एवरेज से ऊपर तो भाई पूरे से ही कम चलेगा, ठीक है। तो 15 स्कोर आज आप लोगों का है, तो समझिए आप सही दिशा में है। नहीं तो फिर देखिए कि कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, किस चैप्टर में गड़बड़ी हुई है, फिर उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, टाटा बाय।